बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आयशा यूसुफ, ये है सुबह से आगे। आज आप मुझे अकेला देख रहे हैं। जी हाँ, मेरा को एंकर आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, इमरान छुट्टी पर हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरी जिम्मेदारी के साथ तमाम दिन की खबरें, स्पेशली वीकेंड की खबरें और अभी तक जो जो कुछ होता रहा है वीकेंड पर, क्योंकि आपको पता है वीकेंड पर प्रोग्राम नहीं होता, तो आपको बताती रहूँ कि क्या क्या हुआ है। आगाज़ हम कर लेते हैं मौसम की खबर से। कराची के अंदर कुछ तब्दीली आई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई है। गुलिस्तान जोहर का इलाका हो, स्कीम और 33 के अतराफ जो है ना हल्की फुल्की फुहार नज़र आ रही है। दर्जा हरारत 28 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि शहर में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शाम के वक्त आंधी चलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हैदराबाद की बात कर लें, मीरपुर खास की बात कर लें, यहाँ पर मट्टी का तूफ़ान है, आंधी है, तूफ़ानी हवाओं के साथ मुतादिद साइन बोर्ड्स भी गिर गए हैं। हेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप हो गए और बिजली की फराहमी कई घंटे तक मुतासिर भी रही है। मटियारी का भी जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। वहाँ पर मट्टी के तूफान के बाद गरज चमक के साथ बादल बरसे। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो आपको पता है कल क्या ही मौसम खूबसूरत रहा है। हल्की फुल्की कहीं कहीं बारिश भी हुई है, लेकिन ओवरऑल पूरा दिन जो है ना मौसम बहुत ही अच्छा रहा। बादलों की आंख मचोली जारी रही। बारिश जो है उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में बहुत हद तक कमी हो गई। और जुड़वा शहरों में की अगर बात करें तो यहाँ पर वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। महकमा मौसम यहाँ तब ये कह रहा है कि मजीद बादल बरस सकते हैं, ये पेशगोई की गई है। दूसरी तरफ लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और फैसलाबाद और साहिवाल में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई है। सरगोदा की बात करें तो यहाँ पर चनियोट, मियांवाली, सरगोदा और अटक में बादल बरसे हैं। एबटाबाद में, कोहाट में, शांगला में, सवाबी में, लोअर दीर में भी बारिश हुई है। अब महकमा मौसमियात मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर रहा है और बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। एक थोड़ी सी जो अनफॉर्चुनेट खबर आई वो ये कि 2 अफराद पानी में डूबकर जाँ बहक भी हुए। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, स्पेशली जब नदी नालों में तुग़यानी हो या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो उस वक्त आपने दरिया में या कहीं पर तैरने के लिए, स्विमिंग करके नहीं जाना है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं आपकी जान जा सकती है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ अंजुम नज़ीर ज़ेगम साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात के। उनसे जानते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का रह सकता है। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे एंड गुड मॉर्निंग। आपने बिल्कुल पेशगोई की थी कि ये जो पहला हफ्ता है मई का, इसके अंदर बारिश भी हो सकती है, यालाबारी भी हो सकती है और ये देखा जा रहा है मुख्तलिफ शहरों के अंदर। कराची की सिचुएशन जो है आने वाले हफ्ते में वो किस तरह से रहेगी? अभी तो थोड़ा चल रहा है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। जी आयशा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा और ये सिलसिला जो है मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो 10 तारीख तक गैप्स के साथ रहेगा। जो मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर कर रहा था, अब वो तकरीबन मुल्क के अक्सर इलाकों को बशमूल जनूबी इलाकों को मुतासिर कर रहा है। कल हमने देखा कि सिंध के अक्सर इलाकों में, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्टर्न सिंध या सेंट्रल सिंध है, वहाँ पर एक अच्छा बारिश का स्पेल हुआ। जाहिर है आंधी और गरज चमक की जो फोरकास्ट भी थी, तो उसके साथ नुकसानात भी हो जाते हैं, वो भी देखने को मिले। और अगर हम कराची की पर्टिकुलर बात करते हैं तो कराची में आज शाम को जो है वो आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। और ये सिलसिला कराची के लिए जो है गैप्स के साथ जो है वो 10 तारीख तक रह सकता है। इसमें आज से लेकर 10 तारीख तक जो है वो 2 या 3 रेन के छोटे छोटे स्पेल्स हो सकते हैं। और इस तरह जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो हमारे साउथ ईस्टर्न सिंध, जिसमें थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन और इससे मुल्हिका इलाके हैं। अब आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है रेन इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। चमक के साथ, आंधी के साथ बारिश के इम्कानात हैं और कुछ इलाकों में जो है वो ज़ालाबारी भी हो सकती है। ज़ालाबारी भी हो सकती है। ठीक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर मैं बार बार इसलिए पूछती हूँ जब भी आपसे बात हो रही है कि लोगों ने यहाँ पर नुकसान उठाया है यालाबारी से और हर कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इनको मज़ीद डरने की ज़रूरत तो नहीं है? यालाबारी तो नहीं हो सकती या इसकी अभी फोकस है? देखिए जी, अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं पिछले 1 तारीख से जो है वो वक्फे से इस्लामाबाद में, पिंडी में बारिश हो रही है और मैक्सिमम जो एनर्जी है एटमॉस्फेयर की वो रिलीज्ड है। ताहम इसके बावजूद भी अगर हेल स्टॉर्म या यालाबारी होती है तो साइज़ बहुत छोटा होगा। इट इज़ नॉट लुक लाइक दैट जो प्रीवियस एक इवेंट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, और अभी जो प्रॉपर गर्मी होती है, वैसे तो अभी फील हो रहा है कि अच्छी खासी गर्मी शुरू हो चुकी है। बाहर का स्पेल जो था वो बहुत ही छोटा रहा है। हम किस वक्त कह सकते हैं कि अब समर जो है ना वो शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर?
देखिए जी, समर तो अप्रैल के साथ ही स्टार्ट हो गया था। अप्रैल के दौरान जो ये हमारा अप्रैल जो गुजरा है, ये पिछले 65 इयर्स में जो है सेकंड हॉटेस्ट अप्रैल था एज पर रिकॉर्ड। और तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग डिग्री डाटा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल्स या औसत से ज्यादा रहा है। ठीक है। ये जो अप्रैल की गर्मी थी, इसका इम्पैक्ट अब हम देख रहे हैं कि जो मगरिबी हवाओं के सिलसिले मुल्क को मुतासिर कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज्ड है। और जो आप कह लें कि एक लिहाज से एक अब नॉर्मल सिचुएशन है ड्यू टू इंटेंस हीटिंग। जब ये सिलसिला ख़त्म होगा तो इसके साथ साथ दोबारा से गर्मी का स्पेल होगा। उसके बाद अगर कोई नया मगरिबी सिलसिला आता है, फिर सबसिडेशन होगी, तो ये सिलसिला अब इसी तरह ही चलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा अंजुम साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब अगर बारिश होती है, क्योंकि इससे पहले जब बारिश हुई थी तो हम फसलों की कटाई वगैरह को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता नुकसान ना हो जाए। अब जो बारिश होगी वो सेफ़ होगी, उसको हम कंसीडर करें कि सेफ़ बारिश है, नुकसान नहीं हो रहा उससे बिल्कुल भी? देखिए जी, मई के महीने में ऑलमोस्ट ये होता है कि अक्सर इलाकों में जो है, स्पेशली आप इसमें पोटोहार रीजन को छोड़ दें तो गंदम की कटाई हो चुकी होती है, मोस्टली अप्रैल के महीने में हो जाती है। ताहम ये जो आने वाले दिनों में अगर जो अभी स्पेशली सिंध के अंदर जो गर्द आलूद या आंधी चलेगी, ये आम की फसल के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इससे जो कच्चा आम गिर जाता है तो वो फल नहीं बन पाता। तो ये एक सिचुएशन होगी अगर बारिश होती है या तेज़ हवाएं चलती हैं, तो जो हमारे आम के बागात हैं, वटेवर वो मुल्तान में हैं या कराची सिंध के इलाकों में है, तो ये जो बारिश मौजूदा बारिश है, ये उसके लिए नुकसानदेह है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैग़ब साहब हमारे साथ मौजूद थे। फोरकास्ट हमने रख रहे थे, कह रहे हैं कि अगले 5 दिन, यानी कि आज 5 तारीख है, 10 मई तक जो है सिचुएशन ऐसी रह सकती है कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर बूंदाबांदी भी हो सकती है, आंधी भी चल सकती है, यालाबारी भी हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना है और इन्जॉय भी करना है साथ साथ मौसम को। आगे बढ़ जाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े की, और जब मैंने इस खबर को पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक तो आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, किसी के हिस्से के अंदर, किसी की किस्मत के अंदर ये एजाज़ आए कि उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, एंड देन फिर वो दिल भी जीत कर आए अपने मुखालिफिन के भी। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी की मैं बात कर लेती हूँ, जिन्होंने थाईलैंड में भारतीय सिख बॉक्सर को शिकस्त दी, जिसके बाद सिखों के रूहानी पेशवा गुरु नानक के आबाई इलाके करतारपुर की मिट्टी का तोहफा देकर मोहब्बत की नई मिसाल भी कायम किया। जी हाँ, एक तरफ भारत की जानिब से हम देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसको बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से इकदाम किए जा रहे हैं, जारियत की जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को देखें तो किस तरह से मोहब्बत का पैगाम जो है ना वो दुनिया भर के अंदर वो बांट रहे हैं। शहीर आफरीदी ने फ़ाइट जीती, उसके बाद अपने मद्दे मुकाबिल भारतीय सिख हरीफ को गुरु नानक बाबा की ज़मीन करतारपुर की मिट्टी का तोहफा दिया। ये तरह सुन लेते हैं हम पहले। ये सेकंड तो ये लोग करतारपुर इनके लिए एक बहुत बरकत और इंतजाम वाली जगह, तो वहाँ से मैं मेरी वकील आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। व्हाट अ ब्यूटीफुल जेस्चर बाय शहीर आफरीदी। कितनी खूबसूरती के साथ ना सिर्फ उन्होंने जीता है इस मैच को, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि अपने जो हरीफ हैं, जो जिनका ताल्लुक इंडिया से है, सिख हैं, उनको एक खूबसूरत सा तोहफा जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुक़द्दस भी है, अजीज़ भी है, करतारपुर की मिट्टी जो है वो उनको तोहफे में दी है। तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी रिमेंबर्ड। और ये चीज़ें जो है ना वो मुखालिफिन के दिल में, या जिसके साथ आप अच्छा सलूक कर रहे हैं, उनके दिलों के अंदर ना एक नक्श छोड़ कर जाती हैं। अब सारी ज़िंदगी वो शहीर को याद रखेंगे जो उनके मुखालिफ थे। तो ये खूबसूरत सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। अब आ जाते हैं जनाब उस एक मामले के ऊपर जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं। पाकिस्तान और भारत की राइट नाउ जो सिचुएशन है उसके ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन यहाँ से नहीं करेंगे, हम करेंगे सिचुएशन रूम से। जी जनाब, भारत की एक मरतबा फिर से आबी दहशतगर्दी, एक मरतबा पहले भी वो कर चुके हैं ना, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया, उसके बाद झेलम दरिया जो है उसके अंदर पानी भी छोड़ दिया था। एक मरतबा फिर से उन्होंने ये किया है कि बगलिहार डैम से पाकिस्तान की जानिब आने वाले दरियाई चनाब का पानी रोक लिया उन्होंने।
जी हाँ, दरियाई झेलम पर किशन गंगा मंसूबे से भी पानी के खराज को उन्होंने कम करने की तैयारियां कर ली हैं, जबकि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल किया, जिसके बाद भारत ने बगैर इत्तला दरियाई झेलम में पानी छोड़ दिया था। अब पानी रोकने की तैयारियां जो है ना वो भी शुरू कर दी गई हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस एंड आई डोंट नो भारत को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और उसका पानी अगर रोकने की कोशिश की जाती है, अपने पड़ोसी के साथ अगर इस तरह का सलूक करने की कोशिश की जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं निकलेंगे। भारत को ये समझने की ज़रूरत है, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है। पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी हम देख ही रहे हैं, इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, जंगी बयानात हमें नज़र आ रही है, वॉर मॉन्गरिंग नज़र आ रही है, और मोदी सरकार जो है वो एक मरतबा फिर से दाखिली नाकामियों का बोझ जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रही है। भारतीय मीडिया हो या फिर हुकूमती वुज़रा हो, हर तरफ जंगी जुनून है, इश्तियाल अंगेज़ी है, महदूद हमले की धमकियाँ भी सुनाई दे रही हैं कि भाई हम आएंगे, आके कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और वापस चले जाएंगे। मतलब खाला जी का बेड़ा थोड़ी है। अगर ऐसे में पाकिस्तान को हर मुमकिन पर चौकस रहने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर अगर हम बहरी सरहदों की बात करें तो यहाँ पर जहाँ दुश्मन खामोशी से कोई ख़तरनाक चाल चलने की कोशिश कर सकता है, समंदर का महाज सी पैक, गवादर और दीगर स्ट्रेटिजिक मफादात के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी और दिफाई दोनों लिहाज से निहायत अहम है। सवाल ये है कि अगर भारत कोई महदूद कार्रवाई करता है या गवादर जैसे अहम तजारती मरकज़ को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान नेवी का क्या किरदार हो सकता है, पाकिस्तान नेवी किस तरह से दिफा करेगी, हमारे दिफाई सलाहियतें जो हैं वो कहाँ पर इस वक्त जो है ना स्टैंड करती हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ अपनी तैयारियों के अंदर हमने कितना इजाफा किया है, इस पर हम बात नहीं। अहम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, जिन्होंने पाकिस्तान नेवी में अहम दिफाई ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दी हैं। और मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, स्ट्रेटिजिक डेटरेंस की बात करें, खित्ते में नेवल बैलेंस की बात करें, इस पर गहरी नज़र भी रखे हुए हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया एडमिरल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपका मैं तज्जिया जानना चाहूँगी, इस सारी सिचुएशन को आप एनालाइज किस तरह से कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, सिचुएशन ऐसी है कि ये एक हिस्सा बेटा स्क्रिप्ट है जो इंडिया पहले भी चला चुका है, वो तीसरी बार तकरीबन ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इससे भी पहले कई दफ़ा वो ये काम कर चुके हैं। और 2019 और 2025 के स्क्रिप्ट में बेसिकली फ़र्क ये है कि 2019 तक इंडिया ये प्रचार करता था कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है तो दुनिया उसको डिस्कार्ड करे और उसको ब्लैक लिस्ट करे, और FATF की भी हम ग्रे लिस्ट में चले गए और बहुत सारे इक़दाम हुए। लेकिन इन 2019 से 2025 के दरमियान इंडिया के अपने ऊपर टेररिज्म का बड़ा इल्ज़ाम लग चुका है और वो सबूतों के साथ मुख्तलिफ मुल्कों ने लगाया है। पाकिस्तान तो ये सबूत बहुत अरसे से फ्राहम कर रहा था, लोग सुनी अनसुनी कर रहे थे। कुलभूषण जाधव को हमने पकड़ा और बहुत सारे उनके टेरर नेटवर्क्स पकड़े। अभी तक जाफर एक्सप्रेस तक जो हमारे यहाँ कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें उनका हाथ मुलव्वस पाया गया है और कंक्रीट एविडेंसेस हैं हमारे पास। लेकिन जब कनाडा, US और ऑस्ट्रेलिया को ये पता चला कि उनके मुल्कों में ये ओवरसीज टेररिस्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उन्होंने इंडिया को ललकारा और कहा कि भाई आप ये किस किस्म की हरकतें करें। तो वो एक स्टिग्मा है जो इस वक्त इंडिया के ऊपर लगा हुआ है और इसलिए उनकी बात बहुत ज्यादा उसकी सुनवाई नहीं है इंटरनेशनल एरेना में और डोमेन में। और जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो उस तरह से उनके हक में अब तक नहीं गया है जिस तरह से इतने दिनों में 2019 में या 2016 में चला गया था। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। उनकी गीदड़ भभकियां बिल्कुल जारी हैं, हर लेवल पे जारी हैं, मीडिया भी लगा हुआ है और हुकूमत भी लगी हुई है। वहां मजबूरी ये है कि अगर आप हुकूमत के खिलाफ कोई बात करेंगे तो आपकी बहुत बुरी शामत आएगी। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मोदी फैक्टर या मोदी की जहनियत की बात नहीं, ओवरऑल जो वहाँ पर सिस्टम है ये उसकी सोच है, ये सिर्फ मोदी की सोच नहीं है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा वैसे साहब मैं ये जानना चाहूँगी, अभी हम अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है? हमने पाक फ़ज़ाइया ने तो हमारी बता दिया था 2019 के अंदर कि हम कितने बहतर हैं उनसे, अपना दिफा किस तरह से कर सकते हैं। समंदरी हुदूद की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है और क्या क्या सलाहियतें डिफेंस की हमारे पास मौजूद हैं, ये मैं चाहूँगी ज़रा हमें भी बता दें, जो सामने हमारे पड़ोसी हैं उनको भी बता दें।
2019 में पाक फजाइया ने तो जो कारनामा अंजाम दिया वो तो सबको पता है। उसके फौरन बाद अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान नेवी ने इंडियन नेवी की जो लेटेस्ट सबमरीन थी उसको पकड़ा और उसको यस पाकिस्तानी एग्जैक्टली पानियों से भागने पे मजबूर किया। और ये कोई एग्जैक्टली एक दफा नहीं हुआ, पिछले 7 सालों में 4 दफा ऐसा हो चुका है कि हमने उनकी सबमरीन को पकड़ा है और उसको वापस जाने पे मजबूर किया है, जबकि हम उसको मार भी सकते थे, हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे। उसके बावजूद बावजूद हमने उसको जाने पे मजबूर कर दिया और इंडियंस के हवाले कर दिया कि भाई इसको वापस ले जाओ। तो ये तो हमारी काबिलियत है उनके ऊपर। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर कोई 400-500 मील नीचे घूम फिर रहा था और उस बजाय पाकिस्तान की तरफ आने के वो वापस इंडिया की तरफ चला गया। तो ये है हमारी काबिलियत। हमारी 90% से ज्यादा ट्रेड सी से आती है, उसमें ज्यादातर पर्शियन गल्फ से आती है। इंडिया की भी तकरीबन इतनी ही सी से है और वो भी ज्यादातर पर्शियन गल्फ से आती है। उनकी हिम्मत नहीं है कि हमारी सी ट्रेड को कोई वो छेड़छाड़ कर सके। तो देखिए नेवीज जो हैं उनका मुवाजना तादाद के बिना बेसिस पे नहीं करना चाहिए, बल्कि इस्तेदाद पे करना चाहिए। और इस्तेदाद आपकी आपके मिशन के हिसाब से होती है। तो पाकिस्तान नेवी का मिशन है कि अपनी जो सी बोर्न ट्रेड है उसको जारी रखना है, जो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसका दिफा करना है, और उसके लिए माशाल्लाह हमारी इस्तेदाद बहुत अच्छी है। दूसरी एक फैक्टर मैं आपको बता दूं कि नेवल फोर्सेस की एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यानी एक उनका जुज्व है, उनकी एक खासियत है कि उनको पीस टाइम से वॉर टाइम में कन्वर्ट होने में कोई टाइम नहीं लगता। वो हमेशा वॉर टाइम सिचुएशन के हिसाब से तैयार होते हैं, यानी शिप जो है वो सी पर हैं तो लड़ाई सी पर ही होनी है। अगर वो पीस टाइम में सी पर हैं तो अगर महाज पर उनको जंग मौजूद का होते ऑर्डर हैं। मिल जाता है तो बिल्कुल हो जाते ठीक हैं। है। इसी तरह कोस्ट पे लोग सारे डिप्लॉयड हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल साहब, एक और खबर जो मैंने पढ़ी थी वो ये कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हुआ है तकरीबन 13 कलर का, स्पेशली मैरी टाइम सिक्योरिटी को लेकर, जिसके अंदर समुद्री विजन सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग वगैरह भी शामिल है। यू थिंक ये कहीं पर जाकर ये दोनों नेवीज जो हैं, पाकिस्तान नेवी या इंडियन नेवी, उसके बैलेंस को या जो ताकत का तवाजुन है उसको कहीं पर ऊपर नीचे कर सकती है, या पाकिस्तान को मजीद मोहतात रहने की ज़रूरत है, स्पेशली इस मुआहिदे के बाद? देखिए जो बड़ों की लड़ाई चल रही है, महाजराई चल रही है यूएस और चाइना की, उसमें इंडिया को एक बड़ा कलीदी किरदार देने का इरादा है अमेरिका को, और इंडिया खुद भी देखता है कि जी हमारा एक बड़ा कलीदी किरदार है इसमें। तो उस जमन में अमेरिका इंडिया के साथ एग्रीमेंट्स कर रहा है और उनकी दिफाई सलाहियत को और टेक्नोलॉजिकल सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ये बात सही है कि इंडिया को जो भी एज मिलेगा, जो भी डेवलपमेंट होगी, वो हमारे लिए बाइस से तशवीश है। बेशक वो चाइना के लिए तैयारी कर रहा हो, लेकिन वो सारी कैपेबिलिटी हमारे खिलाफ भी यूज हो सकती है। तो इस बात से बिल्कुल बाखबर है पाकिस्तान नेवी, और हम बतदरीज अपनी डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। चाइना की मदद से, तुर्की की मदद से, रोमानिया से हमने जहाज लिए हैं। हम इंडिजिनसली बहुत सारी काम ऐसे कर रहे हैं कि हम इस दौड़ में पीछे ना रह जाए, क्योंकि जो नेवल फोर्सेस है या नेवल वॉरफेयर है वो नंबर्स पे नहीं होती है, वो काबिलियत पे होती है, सलाहियत पे होती है। तो अगर आपकी सलाहियत कम है, नंबर बेशक आपके ज्यादा हो, तो आपके जीतने के चांसेस कम होते हैं। तो इस बात का बहुत अच्छी तरह इदराक है पाकिस्तान नेवी में, और आप देखेंगे कि अभी तो माशाल्लाह हमारे पास लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज मौजूद हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं। तो हम किसी से कम नहीं है इस वक्त। और जो डेवलपमेंट हमारे मशरक में हो रही है, जो हमारा ये मशरकी हमसाया कर रहा है, हम उससे बिल्कुल बाखबर हैं, और उससे तकरीबन एक स्टेप हम आगे ही चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। एंड वी आर रियली कॉन्फिडेंट। आप जैसे लोगों की जब हम बात सुनते हैं कि हमारी तैयारी जो है, हालांकि चाहता कोई भी नहीं है कि जंग हो या लड़ाई हो इस तरह की, बट अगेन डेटरेंस के लिए ये सब और कॉन्फिडेंस देने के लिए आवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस तरह की चीज़ें। सेंसिटिव एरियाज जो हैं राइट नाउ, अगर लेट्स से कि भारत अटैक करने की कोशिश करता है या अटैक उसके माइंड में है, कौन कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं? अगर हम नेवी की बात करें या अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, कहां पर किया जा सकता है और वहां पर हमारी तैयारियां कैसी हैं? देखिए सेंसिटिव एरियाज तो पूरा सी होता है कि सी पे वो करीब आने की कोशिश करेंगे तो पूरा सी सेंसिटिव एरिया। फिर आपकी ट्रेड आती है पर्शियन गल्फ से, उसको वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा सिर क्रीक का इलाका है जहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है, वो वहां पे वो कुछ कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का हमें पता है, इसीलिए हमने अपनी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनको इन तमाम एरियाज में
बड़ा मजबूती से कायम रखा हुआ है। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि नेवल फोर्सेस को तो टाइम ही नहीं लगता वॉर टाइम सिचुएशन में आने में, वो तो ऑलरेडी डिप्लॉयड होते हैं, ऑलरेडी सारे वो गियर्ड अप होते हैं इस किस्म की सिचुएशन के लिए। तो वो सारे इन तमाम एरियाज को लुक आफ्टर कर रहे हैं। मैं एक बात और पिछली बात से जोड़ना चाहता हूं कि जी आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ का बयान सुना हुआ कि अगर इंडिया ने कुछ किया तो हम एक कदम आगे जाके जवाब देंगे। अब ये जो एक जी कदम आगे जाके जवाब देने का उनका स्टेटमेंट है, इसका एक बैकग्राउंड है। वो इतने कॉन्फिडेंस से अगर ये बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तीनों अफवाज जो हैं वो इंडिया की तीनों अफवाज से डेवलपमेंट में और अपनी काबिलियत में एक कदम आगे हैं। हम्म इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम एक कदम आगे जाके आपसे जवाब देंगे। तो ये भी कौम को समझना चाहिए कि इस स्टेटमेंट के पीछे क्या बैकग्राउंड और रिजॉल्व। बिल्कुल ऐसे ही है। और फैसल साहब, क्योंकि दिफाई सलाहियतों में भारत आगे नहीं है तो वो एक और टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है प्रोपेगेंडा को, 5th जनरेशन वॉरफेयर को, लेकिन पाकिस्तान उसमें भी किसी से पीछे नहीं। बहुत शुक्रिया आपका एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैरी टाइम सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे थे कि अगर भारत ने हमारी समुद्री हुदूद या हमारा जो दिफा है वहाँ पर उसको किसी भी तरीके से कोई आंच आने की कोशिश की तो वो किसी भी तरह के मुगालते में ना रहे। हम तैयार हैं, हमने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। वंस अगेन शुक्रिया करते हैं एडमिरल साहब का। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसी इशू के ऊपर हमने और बात करनी है। तो आप देखते रहिए सबसे आगे सिचुएशन रूम। वेलकम बैक टू सबसे आगे सिचुएशन रूम। खित्ते में जंग की आग को हवा देने वाली मोदी सरकार जो है अब लग ऐसा रहा है कि अपने ही मुल्क के अंदर नफरत की आग में झुलसना शुरू हो चुकी है। भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, मोदी सरकार की पॉलिसियों पर तनकीद हो रही है, पहलगाम में सिक्योरिटी लैब्स पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। इस हमले से तकरीबन 10 दिन पहले, थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड आपको बता देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने गेस्ट की तरफ। भारत की वजारत दिफा ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को ये बताया था कि आर्मी ऑफिसर्स की मौजूदा तादाद जो है वो 42,095 है, जबकि कानून के मुताबिक ये तादाद 50,538 होनी चाहिए। इसी तरह मुल्क में 8,400 आर्मी ऑफिसर्स और 92,400 सिपाहियों की कमी है। इस तरह आर्मी में मजमूई तौर पर 1 लाख से ज़ायद एहलकार जो हैं उनकी कमी बताई गई है। भारतीय अवाम जो है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि फ़ौज में इतनी बड़ी कमी क्यों है। ये सवाल उठाना बिल्कुल बनता है कि अगर कानून कहता है कि एक सर्टन तादाद होनी चाहिए सिपाहियों की तो या फ़ौजियों की, तो वो कम क्यों है। इसी रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि अगले 3 सालों में आर्मी की तादाद में 2 लाख की कमी का मंसूबा भी बनाया हुआ है मोदी सरकार ने। इस पर कई लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोदी हुकूमत आर्मी एहलकारों की सैलरी और पेंशन पर पैसे बचाना चाहती है और इस वजह से ये तादाद कम भी की जा रही है। अब इस हमले के बाद जो बच्चा है भारत का वो सवाल उठा रहा है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या फिर वो एक नेवी का एहलकार हो जिसका नाम विनय बताया गया है। बच्चे को पता है कि इतना बड़ा आतंकवादी का या दहशतगर्दों का हमला हो सकता है और वो भी एक ऐसे इलाके में जो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में ऑलरेडी आपकी फ़ौज मौजूद होती है। और वो एरिया पहलगाम का जहाँ पर लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थी इंडियन आर्मी या वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद क्यों नहीं थी। अब सवाल इसमें यह है या फिर इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कहीं पर ये हमला जो है वो खुद इंडियन आर्मी की जानिब से तो नहीं करवाया गया ताकि वो सिक्योरिटी सूरत हाल को बहाना बनाए और मोदी हुकूमत की जानिब से जो एक प्लान बनाया जा रहा है कि फ़ौज की तादाद में भी कमी हो, बजट में कटौती हो, इस मंसूबे को रोका जा सके। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो जहन में आती हैं, तो इसके ऊपर हम एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं जो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि सही सोचा जा रहा है या नहीं सोचा जा रहा। हमारे साथ माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपका एनालिसिस मौजूदा सिचुएशन पर, सिक्योरिटी लैब्स भारत के अंदर से सामने आ रहे हैं, जर्नलिस्ट भी आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चा बात कर रहा है। इनफैक्ट जो जिनकी जाने गई पहलगाम अटैक के अंदर, उनके घर वाले भी अब जो है सवाल उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है और जब वो सिक्योरिटी लैब्स इंटरनली फैसिलिटेटेड हो जाए तो फिर उसको उसकी जो डायमेंशंस हैं वो ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं। देखिए, ये कश्मीर में इस वक्त एनेक्सेशन हुई है और उस एनेक्सेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए ये तासुर दिया जा रहा था मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, टूरिस्ट वहाँ जा सकते हैं, वहाँ हम होटल बनाएंगे, कैसीनोज बनाएंगे और इकॉनमी इम्प्रूव करेगी। मगर वो सारी चीज़ें जो थी वो एक शराब था
अंदर की सिचुएशन ये थी कि कश्मीरियों में बहुत इज़्तिराब था कि नॉन सब्जेक्ट कश्मीरियों को बाहर से लाकर यहाँ पे बसाया जा रहा है, आबादी का तनासुब तब्दील किया जा रहा है, डेमोग्राफिक्स तब्दील हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज हथियाई जा रही है, छीनी जा रही है। तो इससे उनमें एक फितरी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और इज़्तिराब था। और जब हुकूमत ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया टूरिज़्म का, तो ये एक किस्म का बदकिस्मती से उन टूरिस्ट्स को सेटअप करने के मुतरादिफ था कि वो इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर रहे हैं और टूरिज्म को नॉर्मलाइज करने के लिए ये दिखा रहे हैं, जबकि हालात कुछ और है और इसमें कोई भी हादसा हो सकता था। और उस हादसे को फैसिलिटेट किया गया है जिस तरीके से समझौता एक्सप्रेस में खुद हमला करवा ब्रिगेड साहब, के हम क्या कुछ समझे? मकासद हासिल वैसे तो काफी सारे पहलू जो हैं वो नजर आते हैं। एक तरफ बिहार इलेक्शन की बात कर लें, बीजेपी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, इसकी बात कर लें। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला भी हमारे सामने है। अभी एक नया मामला हमारे सामने आ गया है कि ये हो सकता है या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये जानबूझ के जो इंडियन फौज है उन्होंने खुद करवाया। क्या हम ये समझ सकते हैं या इसके किस हद तक इम्कानात मौजूद हैं? इस तरह से ज़्यादा बेहतर होगा कि इंडियन आर्मी ने ही ये करवाया हो ताकि उस मंसूबे को रोका जा सके जिसके तहत बजट कटौती हो रही है, या फिर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की तादाद कम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं इस थ्योरी को तो नहीं दरखोए इतना समझता कि इंडियन आर्मी ने खुद करवा दिया होगा। अलबत्ता ये मैं उस थ्योरी को ज़रूर मानता हूँ जो कुछ अहदाफ हासिल करने के लिए मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम खुद फैसिलिटेट करवाया हो और विंग किया हो आर्म फोर्सेस को कि ठीक है, लोअर द गार्ड, और ये ऐसा इंसिडेंट हो जिससे वो मकासद अचीव किए जाएं। वो मकासद बड़े क्लियर हैं, सिंतास मुआहदे से निकलना, उसके बाद कश्मीरियों से प्रॉपर्टी हटाना। इस वक्त को क्यों चूज किया गया? व्हाट डू यू थिंक? इस वक्त को क्यों चूज किया गया? वो इसलिए चूज किया गया कि इस वक्त एक रेजिस्टेंस आ रही थी कश्मीरियों की तरफ से और बहुत सी जो प्रॉपर्टीज थी वो ले नहीं सकते थे नॉर्मली। और अब वो इस आड़ में उन्होंने पहलगाम के बाद 100 के करीब मिसमार कर दी हैं वो प्रॉपर्टीज, उनकी लीजेस कैंसिल कर दी हैं और 2000 कश्मीरियों को इनकारसरेट कर लिया है। तो ये एक इस तरीके से उन्होंने मकसद अचीव किया है। जैसे 2019 में उन्होंने बालाकोट करके उसके बाद आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया था। तो इस मरतबा ये ड्रामा करके ये मकसद अचीव किया है। दूसरा सिंतास मुआहदे से निकलना था और उसके लिए एक बहाना चाहिए था। उन्होंने 2023 और 2024 के वस्त से ये नोटिस दिया हुआ था और उसको एक कागज बिलाई चाहिए था। तो ये इवेंट जो था इसने उनको वो कागज बिलाई दे दिया। अब ये दो क्लियर अहदाफ हैं। तीसरा ये था कि उनकी जो प्रॉक्सीज थी टीटीपी और बीएलए, वो उनको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और पाकिस्तान जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा टेक ऑफ कर रहा था उसको बैक टू द सेम सिचुएशन लाना चाहते हैं। सो ये 3 अहदाफ हासिल करने के लिए उन्होंने ये इस वक्त चूज किया। और आपने पूछा कि इस वक्त क्यों, तो इस वक्त इसलिए कि ये 3 मकसद तो अचीव हो रहे हैं, साथ साथ उसके बिहार में इलेक्शन हो रहा है और 2 दिन बाद पहलगाम के मोदी साहब ने जाके बिहार में तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मुसलमानों को आखिरी मुसलमान तक और उनके बैकर्स का पीछा करेंगे। तो मतलब ये वो इंसेंडियरी इस सिचुएशन को पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करना, ये तो नविश्ता दीवार है ना कि ये किया ही जाना था। ये तो हमें भी मालूम था। उधर तो इलेक्शन ही पाकिस्तान मुखालिफ में या पाकिस्तान दुश्मनी में या पाकिस्तान से नफरत में जीते जाते हैं। अच्छा ब्रिगेड साहब, अगर हम दुनिया भर में अपना केस लेकर जा रहे हैं, अगर आवाम को दिखाने के लिए हम बताएं कौन कौन से ऐसे इशारे अब हमें मिल रहे हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि दिस वाज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? आप किस नज़र से देख रहे हैं ये? देखिए, बहुत से हमने उसमें इंडिकेटर्स देखे हैं। पहला इंडिकेटर तो ये है कि जिस तरीके से इसकी एफआईआर लॉन्च हुई वो इम्पॉसिबल था उस टाइम फ्रेम में लॉन्च होना, उसको पाकिस्तान की तरफ एक्सटर्नलाइज कर देना। और आधा घंटा तो वहाँ से वो ट्रैवलिंग टाइम है और उसके दौरान इन्होंने एफआईआर लॉन्च भी कर दी। और दूसरा ये कि इसको इनका दिफा नहीं किया गया। लेयर्स होती हैं प्रोटेक्टिव। पहलगाम जैसा अगर ये टूरिस्ट स्पॉट था तो वेयर वाज सीआरपीएफ, वेयर वाज पुलिस, वेयर वाज द आउटर कॉर्डन ऑफ आर्मी? ये सारी चीजें ना होना इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि इसको फैसिलिटेट किया गया है। और आपके पास बहुत से लोग हैं जो भारत के अंदर से वो आवाजें उठ रही हैं। सत्यपाल मलिक साहब ने कल जो गवर्नर थे
10वें एजे ये IIOJK के, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है कि इन्होंने इस हर मर्तबा ये जब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना मकसूद हो तो इस किस्म का वो ड्रामा करते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल KS गिल का आप यूट्यूब पे जाके देख लें, उन्होंने 36 सिंह पूरा वाक़े में जिस तरीके से 38 सिखों को कत्ल किया गया कोल्ड ब्लडेडली, और वो इस वजह से कि वो बिल क्लिंटन साहब तशरीफ ला रहे थे और दे वांटेड टू विलेनाइज पाकिस्तान। इस मर्तबा JD वैंस साहब तशरीफ ला रहे थे, सो दे फाउंड दे थॉट इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी। तो ये इनका पुराना वतीरा है, इट्स अ सेम प्ले बुक फ्रॉम विच दे आर प्लेइंग, बट ये बड़ा डेंजरस प्ले बुक है। इनका तो पुराना वतीरा है, और हमारी भी पुरानी रिवायत है, पाकिस्तान की भी पुरानी रिवायत है। जब कोई स्पेशली हमारा ये पड़ोसी मुल्क ही है जो बुरी आंख से देखता है तो फौरी तौर पे हम बता देते हैं कि भाई अपनी बुरी आंखें अपनी तरफ ही रखो, और अच्छी तरह से बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। सारी सिचुएशन के ऊपर उनका एनालिसिस जो है वो सामने रख रहे थे। अगेन जिससे भी हम बात करें वो कहते हैं कि भाई हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, और ये भारत का पुराना वतीरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस मरतबा भी तारीख अपने आप को दोहराएगी और चीज़ें पाकिस्तान के हक में बेहतर होंगी। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे सिचुएशन रूप सबसे आगे में, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम भारत की सिचुएशन और पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं, और क्योंकि कश्मीर एक बहुत ही ज़रूरी मसला है जिसके ऊपर बात किए बगैर जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, स्पेशली पहलगाम अटैक के बाद। AJK के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या तैयारियां की जा रही हैं उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग इस वक्त भी जारी है पाक फ़ौज की जानिब से। हम सबको पता है कि भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत ने कहाँ फायरिंग की है, नकियाल, कोईरट्टा, शारदा, किल नीलम और हाजी पीर सेक्टर में भी फायरिंग की गई है। सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि पाक फ़ौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है और पुरअज़्म है। भारत की दरअंदाजी के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल लाइन जो है उसके करीबी इलाकों में मदारिस को बंद कर दिया गया और सयाहों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी कोई भी आज़ाद कश्मीर फिल वक्त नहीं जा सकता अंटिल गवर्नमेंट की जानिब से बताया जाए कि इट्स सेफ टू गो देयर। हुकूमत की जानिब से कंट्रोल लाइन के नज़दीक जो देहात है यहाँ पर हंगामी फंड्स का क़याम अमल में लाया गया है, बंकर्स की तामीर की जा रही है और शहरियों को फर्स्ट एड, असलहा चलाने और सेल्फ डिफेंस की तरबियत भी दी जा रही है। इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है, भारत में जो या इंडियन ऑक्यूपाइड मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या सिचुएशन है, इसको आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो किस तरह से देख रही है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मज़हर शाह साहब, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये तबसरे के लिए। जी, इस वक्त क्या सिचुएशन है या आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात कर ले, वहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को, इस सारे मसले को आज़ाद कश्मीर के लोग? देखें जी, हिंदुस्तान का दजल और मकर व फ़रेब कश्मीरी कौम 77 साल से न सिर्फ उसके जुल्म व सितम का सामना कर रही है बल्कि उसके दजल व फ़रेब और मकर का भी सामना कर रही है। इस दजल व मकर व फ़रेब को आप जदीद लैंग्वेज में फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह सकते हैं। और कहा जा रहा है कि जब भी कोई अपने मकासद के लिए कोई खुद साख्ता वाक़या घड़कर दूसरी कौमों को या किसी कौम पर जुल्म करना चाहे कोई, तो कश्मीरी कौम तो 77 साल से इस किस्म के फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सामना कर रही है, जुल्म व सितम का सामना कर रही है। लेकिन इस बार ये इंडिया की फ़िल्म बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, रिलीज़ होने से पहले ही फ्लॉप हो गई और हिदायतकार और अदाकार सब डूब गए बुरी तरीके से। उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि उन्होंने तो ये सब कुछ किया था कि पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी हुकूमत को कश्मीरियों की वकालत से रोक लें। और इस वाक़े के पीछे दूसरा उनका मज़मूम मकसद था कि कश्मीरियों को तहरीक आज़ादी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर से रोक दिया जाए। मामला इसके बिल्कुल बरक्स हो चुका है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनके गले पड़ गए हैं। इस वक्त हमें इस ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि हमारी पूरी कौम तमाम तर सियासी, जोग्राफियाई और दीगर मसाइल भूल कर वो एक मुत्तहिद हो चुकी है। ऐसे ही है। और उनका मोराल अप हो चुका है। दूसरी तरफ मसला कश्मीर एक मरतबा फिर अपनी पूरी ताकत के साथ जिंदा है, अपने शहदा के लहू की रोशनी लेकर। इस वक्त कश्मीरियों का हौसला बहुत बुलंद है। मसलन आप ये देखें कि हमारे यहाँ बॉर्डर पर, चूँकि मैं खुद LOC से हूँ, मैं वादी नीलम से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा आबाई हल्का वही है। ठीक है। बल्कि मैं मिड ऑफ दी वादी नीलम में लवाद बाला में रहता हूँ और मेरे बिल्कुल सामने जो है ना चेक पोस्टें, काता की माली है, बड़ी मशहूर है, उसके साथ उनकी बड़ी मशहूर चेक पोस्ट है। हमारे यहाँ अगर रत्ती गली झील या पतलियाँ झील में जाते हुए कोई
टूरिस्ट की गाड़ी भी अगर गिर जाती थी तो हमारे टूरिज्म पर फ़र्क आ जाता था कि जी हादसा हो गया है, टूरिस्ट रुक जाते थे। आप इस बार कौम का जोश देखें और कौम का मोराल देखें, कौम का इत्तेहाद देखें और उनका जज्बा देखें कि पहलगाम ऑपरेशन के बाद मैं चूँकि ख़ुद अपनी वैली में चला गया और बॉर्डर एरियाज़ के दौरे किए, स्कूलों के किए, आप कौम का हौसला देखें कि 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर 1250 टूरिस्ट वो नीलम वैली में दाखिल हुआ है। अच्छा, हाँ, और नीलम वैली में दाखिल हुआ वो। आपको लगता है कि इस वक्त नीलम वैली में दाखिल होना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हमने जो टूरिस्ट दाखिल हुए उन्हें तो नहीं निकाला। ओके, मैं तो ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कौम बजाय डरने के जुर्रत में आ गई है, जज्बे में आई हुई है, और वहाँ जाकर बॉर्डर पर 100 मीटर के फासले पर वो जनाब पैगाम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एक तरफ बिल्कुल सुनसान हो चुका है, उन्होंने बॉर्डर खाली करा लिए, दूसरी तरफ कौम के मोराल का ये आलम है। अलबत्ता अब कश्मीर गवर्नमेंट ने स्पीकर की रूलिंग पर नए आने वाले मेहमानों पर पाबंदी लगा दी और पुराने मेहमान अपना टाइम पूरा करके चले गए। वो इसलिए कि इंसानी जाने अचानक हादसा हो जाए तो मसाइल बनते हैं। LOC के ऊपर वैसे तो हम अक्सर खबरें सुनते ही रहते हैं, लेकिन स्पेशली इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की जानिब से बार बार ये खबरें आ रही हैं कि LOC के ऊपर फायरिंग हो रही है। इंतजामात वहाँ पर अब किस तरह से किए गए हैं और कितना मुश्किल होता है इस तरह की सिचुएशन में चीज़ों को हैंडल करना या अमन को हैंडल करना, या वहाँ के लोगों का जज्बा, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है? देखें, तकरीबन हमारे 14-15 हल्के हैं जो LOC पर हैं। 2 हल्के नीलम वैली के हैं, इसी तरह लीपा का हल्का है, फारवर्ड कोटा का है, अब्बासपुर वाला हल्का है, हजीरा का हल्का, ये सब बॉर्डर एरिया पे हैं, बंडाला डब समानी वाला हल्का है, ये सब बॉर्डर एरियाज के हल्के हैं। ठीक है। और 2003 से पहले 1990 से लेकर 2003-4 तक, सीज फायर तक, हम लोग नीलम वैली वालों ने फर्स्ट डिफेंस लाइन का किरदार अदा किया है और मुसलसल हम फायरिंग के दौरान रहे। इसी फायरिंग के दौरान हमारे शहरी शहीद हुए, हमारे अजीज़ व क़ारिब शहीद हुए, मेरे मामू शहीद हुए, मेरा भांजा शहीद हुआ इस दौरान, इसी फायरिंग के दौरान। तो आज़ाद कश्मीर के लोग इसके न सिर्फ आदी हैं, बल्कि उन्होंने कभी भी अपने ना घर छोड़े, बल्कि फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर उन्होंने मुल्क और मिल्लत का दिफा किया। सूरत हाल तो मुश्किल होती है। 2003 के फायरबंदी के बाद अब ये जो फायर शुरू हुआ है, बीच में 2019 में नवंबर में एक फायर हुआ था जिसमें पूरे गाँव जल गए थे और कई घर तेजिया में, दुधनियाल में डैमेज हुए थे, लीपा वैली में इसी तरह। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कई जगहों पर बैंकर बना चुके हैं आवाम के लिए, मतलब स्कूलों के साथ बैंकर बनाए हैं, पब्लिक प्लेस पर बैंकर बनाए हैं, जहाँ पर कोई ऐसे मकामात हैं जहाँ गांव के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ बैंकर्स बनाए हैं। मतलब तैयारी पूरी कर ली है। वक्त कौन सा चूज करते हैं? ज़्यादातर फायरिंग जो है वो किस वक्त पर भारतीय साइड से? इस वक्त जो फायरिंग हो रही है ना, वो पोस्ट टू पोस्ट हो रही है। एक तो हमारे कौमी सलामती का जो बयानिया आया है उसने तकरीबन हिंदुस्तान की हवा उखाड़ दी है, ऐसा ही है। और जो कौम का इत्तेहाद सामने आया वो इंडिया के बिल्कुल गैर मुतवक्के है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे इस वक्त दिफाई हमारे सिपा सालार हैं, उनका जो बयान सामने आया उसके बाद से बहुत हमारी फौज का हौसला बुलंद है। देखिए, हम तो इंडिया की प्रोकेसी वार का एक अरसे से सामना कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, तो अब हमारी फौज और हमारी कौम खुश है कि वो जो प्रोकेसी वार जो छुप के दुश्मन लड़ रहा था, बराह रास्त उस दुश्मन से हमारा टाकरा हुआ है। हम जंग नहीं मांगते, अमन के ख़्वाह हैं, कश्मीरी कौम हो या पाकिस्तानी कौम हो, और हमने पूरी दुनिया पर साबित किया है कि ये खित्ता अमन का ख़्वाह है, अमन पसंद खित्ता है और जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के। लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो इस बार हम बताना चाहते हैं कि फंटास्टिक टी नहीं है हमारे पास, बल्कि हमारे पास बड़े बेहतरीन मिसाइल भी हैं। सिर्फ बेहतरीन चाय नहीं है हमारे पास, बेहतरीन मिसाइल भी हैं। तो चाय का आपने चखा तो आपने कहा फंटास्टिक है। अल्लाह ना करे अगर आपने जंग छेड़ दी तो आपको फिर मिसाइलों का जायका भी चखना पड़ेगा, और वो भी बहुत बेहतरीन है। तो जो देखने वाले हैं, स्पेशली जो हमें भारत से अगर देख रहे हैं या ये क्लिप भारत तक जाएगा, तो सुन ले, ये आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी तरफ से ये बयान है, आपके लिए एक पैगाम है, बल्कि कि सिर्फ फैंटास्टिक टी नहीं है हमारे पास, बल्कि उसके साथ साथ मिसाइल भी है, उससे भी आपकी तवाज़ु करेंगे अगर आप बाज नहीं आए तो। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइए, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँगी कि आपसे मिल जाए, वज़ीर इत्तलात भी हैं आप वहाँ के, तैयारियाँ क्या क्या की गई हैं, किस तरह से महफूज किया जा रहा है अपने लोगों को? क्योंकि मैं ये पढ़ रही थी कि 2 माह का खाना जो है वहाँ पर देहातों के अंदर भिजवा दिया गया, मजीद बंकर्स भी बनाए जा रहे हैं, और जज्बे के बारे में तो आप बता ही रहे हैं। देखिए, 1 अरब रुपए की हमने इमरजेंसी फंड कायम किया है, ठीक है, और इस 1 अरब रुपए के फंड से जो हमने काम करने हैं वो ये है कि वहाँ जितने भी LOCs के एरिए हैं, सीज फायर लाइन का एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हैं, वहाँ पर हम 2 माह की खुराक जमा कर रहे हैं। इस वक्त महकमा खुराक इसमें भी लगा हुआ है। इसी तरह जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो
इदारा है, जो हमारी वजारत है, वो जितने भी इमरजेंसी काम हैं, खैमे हैं, एम्बुलेंस हैं, फ़र्स्ट एड के बॉक्स हैं, दवाइयाँ हैं, इनको उन इलाकों में जमा कर रहे हैं। और ये 1 अरब रुपये हमने एमरजेंसी फ़ंड रखा है कि कहीं पर भी खुदा न खास्ता कोई ज़रूरत पड़ती है तो कश्मीर गवर्नमेंट, कश्मीरी अवाम अपनी दिफाई इदारों के साथ, अपनी पाकिस्तानी हुकूमत के साथ भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह खड़ी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं, वहाँ पर रहने वाले जो हैं, वो किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन को, और स्पेशली राइट नाउ अब पहलगाम वाक़े के बाद अगर हम बात करें, कैसे देख रहे हैं वो इस चीज़ को, और मैसेज क्या देना चाहेंगे वो देखें सुनने वालों? मैंने पहले अर्ज़ किया कि कश्मीरी कौम इंडिया के इन दजल व फरेब से बहुत पुरानी तरह वाकिफ़ है, तो वो इसी अंदाज में देख रहे हैं कि मोदी चूँकि इस वक्त अंदरूनी तौर पर शदीद इंतशार का शिकार है। देखिए मैं आपको बिल्कुल फिगर्स के साथ बताता हूँ। 7 सिस्टर में देख लीजिए, बिलखुसूस नागालैंड में देख लीजिए, इस वक्त आज़ादी की तहरीकें भरपूर अंदाज में उठी खड़ी हैं। मिनीपुर जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का गढ़ है, आपके इलम में एक तकरीबन 100 से 150 गिरजा घर वहाँ जलाए गए और पूरा मिनीपुर पिछले महीने सड़कों पर था जी। और दीगर अकलियतें, मुसलमान अकलियत भी उनसे, मुसलमान उलमा भी गए उनसे इज़हार यकजहती के लिए। खालिस्तान की जो सिख अकलियत है आप उनके सामने, अब इवन आप ये देख लीजिए कि जो दलित थे, जो आदिवासी हैं, इनकी तादाद मिलाकर 40 करोड़ बनती है। तकरीबन 30 करोड़ दलित हैं और 10 करोड़ आदिवासी हैं। इनको आज तक मोदी सरकार और हिंदुस्तानी हुकूमत हिंदू डिक्लेयर करके अपनी अक्सरियत शो करती रही है। आप दलितों ने भी कह दिया, आदिवासियों ने भी कह दिया कि हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। फिर वक्फ बिल आया 2024 में, जिसको 2025 में पास किया गया। उस वक्फ बिल के तहत मुसलमानों की तमाम इबादत गाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, उनकी तमाम इमारत, इवन ये कि शाही मस्जिद, आगरा ताजमहल, मतलब ये सब कुछ जो मुसलमानों की एक तारीख है उसको कब्जा करने की एक साजिश थी, वो महफूज नहीं है। अच्छा शाह साहब, आप ये बता रहे थे कि वहाँ पर एक मैच का भी एहतमाम किया गया ईसाई सिचुएशन के दौरान आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर। देखिए मैं कौम का ना जोश और जज्बा और हिम्मत बताना चाह रहा हूँ कि पहलगाम वाक़े के बाद 27 अप्रैल को जब मैं बॉर्डर एरियाज़ के दौरे पर था तो वहाँ पर हमारे नौजवानों ने शुहदाए कश्मीर वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा। अच्छा। इस बात की अलामत है कि कौम बिल्कुल अपने मामूल के मुताबिक है। हम स्कूल हमारे खुले, इल्म की रोशनी चल रही है, खेल के मैदान आबाद हैं, और अगर दुश्मन ने बेवकूफ़ी की तो जंग में भी इंशाल्लाह उनको मुँह की खानी पड़ेगी। इस वक्त हमारे गेस्ट हाउस मालिकान एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि हमारे तमाम गेस्ट हाउस फ़ौज के लिए मेहमान खाना होंगे। हमारी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि हमारी तमाम मशीनरी खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है तो हालत जंग में वो फ़ौज के साथ मुआविन और मददगार होगी। सब तैयार होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये इस जज्बे को कोई हरा नहीं सकता है। इट इज़ अबाउट दिस जज्बा, ये करेज होता है जिसकी वजह से कोई भी जंग जीती जाती है। कोई भी दिफाई साजो सामान नहीं होता, लेकिन उसके अंदर भी हम किसी तरह से पीछे नहीं हैं। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदी। थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, थोड़ी सी ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। PSL की पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता है कि पिछले 7-8 दिन से या 10 दिन से बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, या ज़्यादा हिस्सा जो है ना एयर टाइम का वो पाक भारत इशू लेकर जा रहा है, वो ज़रूरी भी है उसके ऊपर बात करना। लेकिन PSL को हम भूले नहीं हैं, कांटे के मुकाबले जारी हैं। आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान बड़ा टाकरा होगा, लेकिन उससे पहले हुआ क्या है? उससे पहले गुज़श्ता रोज़ जो है ना कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी है। 2 अहम पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। बारिश की वजह से मैच मुतासिर भी हुआ था और फिर डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जो है ना इसका फैसला हुआ और कराची जो है वो जीत गया। दूसरी तरफ अगर हम इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी हरा दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को और टॉप पर पहुँच गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है 2nd नंबर पर आ गया। तो इस सिचुएशन और इन मैचेस के ऊपर बात करते हैं और आज जो मैच होने वाला है उस के ऊपर कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है, पेपर के ऊपर कौन सी टीम बेहतर है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है नन अदर देन हमारे साथ हमारी अक्सर सेशंस का हिस्सा होते हैं नोमान नियाज साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ऑलवेज अ प्लेजर। ग्लैड टू हैव यू। आपके क्वेश्चन से पहले आपको एक गिफ्ट करना है मैंने। ये लें, ये मेरी 15th बुक है। 15th बुक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने इंस्क्राइब भी कर दिया आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो कि आप लॉन्च में नहीं पहुंच सके। You want to talk about it? If you want to. Yes, yes, please, just tell me about this book. अच्छा, it is basically ये जो बुक है ना, ये मैं इंसेंटिवाइज हुआ था जब हैरी ब्रूक ने मुल्तान में 300 कर दिया। Okay. तो आई हैड बीन रिसर्चिंग। देखें इंटरनेट पे या नॉर्मल डाटा जो होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का तो मिल जाता है कि किसने क्वाड्रुपल सेंचुरी की, किसने ट्रिपल सेंचुरी की। तो मेरी एक्चुअली जो नीश है दैट इज़ हिस्टोरिकल एविडेंस। फिर हमने रिसर्च की एंड आई वेंट डाउन टू 1876
जब पहली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी हुई और एक ही हफ्ते में 2 कर दी थी WG ग्रेस ने। तो वहाँ से फिर मैंने ट्रैक डाउन किया है। तो इस बुक में 535 पेजेस, यू विल गेट ईच एंड एवरी ट्रिपल सेंचुरी एंड क्वाड्रुपल सेंचुरी, और एक जो है वो तो क्विंटम्पल सेंचुरी भी है ना, 500 कर दिया था ब्रायन लारा ने, वो मैंने लाइव देखा हुआ है बर्मिंघम में। सो इसमें सेशन बाय सेशन उन्होंने कैसे किया, उनका माइंडसेट क्या था, इम्पैक्ट किया था, एंड देन देयर आर ऑलमोस्ट 700 फोटोग्राफ्स जो कि रेयर हैं। मतलब तमाम लोग जो क्रिकेट से बहुत ज्यादा शगफ रखते हैं और चाहते हैं उसकी हिस्ट्री को पढ़ना, तो वो ये बुक जो है ना, इसका नाम है इन अ डिफरेंट रैलम। इन अ डिफरेंट रैलम, ये आप जो है ना ट्रिपल सेंचुरी करता है और जो क्वाड्रुपल सेंचुरी करता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें पेशेंस चाहिए, इसमें ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या क्या चाहिए और आप चाहिए, और इसमें बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। हम आ जाते हैं जरा PSL के ऊपर, थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं। कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स, कराची ने हरा दिया लाहौर कलंदर्स को। आई पर्सनली फील कि जो कल का मैच था ना, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट PSL 2025 बड़ा पेडेस्ट्रियन टूर्नामेंट हुआ है एज कम्पेयर टू जो ये होता था। कल वाला मैच वो स्पेक्टेकुलर, वो क्रिकेट के लिहाज से ब्रिलियंट मैच हुआ। उसमें लाहौर कलंदर्स ने एक ब्लंडर किया, एंड दैट वाज कि वो 4 स्पिनर्स के साथ चला गया, फिर उनको जमान खान को खिलाना चाहिए था, क्योंकि ये जो पिचेस हैं, एक तो ये वेयर आउट हो गई, इसमें बहुत सारे मैचेस हो गए, दूसरा इसमें बैक टू बैक मैच हुआ, तो दैट मेंट कि ये थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को बेहतर रहता कि अगर वेरी भी करेगा। कराची का बड़ा रोबस्ट अटैक था, उनके पास 4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स थे और 2 उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स थे, सच दैट कि खुशदिल को बॉलिंग ही नहीं मिली। अच्छा, लाहौर ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, 2 दे वर पुट इन बाय कराची किंग्स, लेकिन अब बहुत ही अच्छा गए वो, जो इन्होंने कुछ 90 कर दिया 7.2 ओवर्स में। और मोहम्मद नईम, नॉट अ ग्रेट फ़ैन, लेकिन मैं उस बच्चे को ये ज़रूर इनकरेज करूँगा कि इतने बड़े स्टेज पे आया और कुछ भी नहीं खेला हुआ। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाहौर कलंदर्स का प्रोडक्ट है, हिटिंग बहुत अच्छी है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैट स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन वो खेलता ही ऐसे है। जैसे जैसे एंड होता जा रहा है ना ये सेशन, ये PSL का ये सीजन एंड होता जा रहा है, लगा ऐसा रहा है कि जिन्होंने शुरू में परफॉर्म नहीं किया टीम्स ने, वो अचानक से आके ना दे आर रोरिंग। ये हमेशा होता है, इस पे बात करते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करेंगे। सो नईम बहुत अच्छा खेला, फ़खर तो खेलता ही अच्छा है, बट लाहौर को एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई कि बारिश के बाद जब डकवर्थ एंड लुइस से रिवाइज 15 ओवर्स हुए तो उनका मोमेंटम टूट गया और उन्होंने 45 रन किए आखिरी 5 ओवर्स में। अब आप कराची को अगर देखें, 10वें ओवर तक तो ऐसे लग रहा था देवर नो हुआ जब डैरल मिचेल ने 2 रन दिए। बट मुझे एक चीज़ जो आज मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल तो क्या बात करूँगा कि यार आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान के, वर्ल्ड क्लास हम उनको कहते हैं जी, द वर्ल्ड क्लास। शहनशाह अफरीदी कंसीड्स 21 इन द 13th ओवर और हारिस रऊफ कंसीड्स 19 इन द 14th ओवर, एंड दैट अगेंस्ट टू अ यंगस्टर जिसकी मैं बहुत तारीफ करूंगा। 40 रन आपने 2 ओवर में दिए। डू यू नो इन्होंने 6 ओवर में 81 रन दिए। अच्छा, इनकी 2 साल से जो कद्दुओं की तरह ये मार खा रहे हैं इंटरनेशनल में और लोकल क्रिकेट में, इनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। नैरेटिव बिल्ड किया हुआ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, सो दिस मीन्स कि वो तो फिर एक एजेंडा ड्रिवन हो गया ना क्रिटिसाइज। इनको क्यों नहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा? ये भी तो आपको कितने इंटरनेशनल मैच हरवा चुके हैं। एग्जैक्टली। अब आए इरफान नियाजी पे, यार व्हाट अ राइज। मतलब देखें, मैंने अभी नईम की भी बात की है, इस तरह के बहुत सारे लड़के, वो हसन नवाज ने भी रन करके वो मैच जिताया, लेकिन वो जो खेला है उसके 10 रन से 9 गेंदों पे, और उसको एक गेंद ग्राउंड पे लगा, ऐसे लग रहा था वो तो टाइम ही नहीं कर। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि हम एक तो तनकीद करने में भी बहुत क्विक होते हैं एंड देन प्रेज करने में भी बड़ा क्विक होते हैं? वी हैव टू वेट एंड सी कि कंसिस्टेंसी हमें नजर आ रही है किसी की परफॉर्मेंस के अंदर। इसमें मैं आपको इरफान की एक बात करूंगा। एक तो इरफान 17 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, 45 की एवरेज है, सिस्टम से आया हुआ, और कल जो वो खेला ना, मैं क्यों तारीफ कर रहा हूँ, इट वाज नॉट ओनली स्किल, यहाँ से खेला है उसने, वो जो रूम बनाया और उसके बाद उसने बॉल अपनी मर्जी की डलवा के वो स्क्वायर पे छक्का दिया। नबी ने बहुत अच्छा अपना एंट्री किया। सो तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये लड़के में बहुत पोटेंशियल है और हमने इसने भरपूर कोशिश की है ज़ाया करने की। हम पाकिस्तान में लेके आए इसको टीम में, इसका नंबर ही फ्लोटिंग रखा हुआ है, इसको हमने कभी कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं। अच्छा, इनिशियली PSL में इससे रन नहीं हुए, ऑल क्रेडिट टू कराची किंग्स मैनेजमेंट कि उसने इसका पोटेंशियल देखा हुआ है। कल जो मैं कह रहा था ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जैसे अभी नईम ने भी कल 60 किया है, 21-22 जो भी 24-25 गेंदों पे, 29 गेंदों पे, बट इसका इम्पैक्ट, इसकी साइकोलॉजिकल सिचुएशनल एडजस्टमेंट, हाउ ही टेम्ड द बॉलर्स और किन बॉलर्स के अगेंस्ट, सपोजली द बेस्ट। सो आई एम नॉट सेइंग कि ही हैज बिकम अ डॉन ब्रैडमैन,
बट फैंटास्टिक एंड ही डिजर्व्स ऑल द कूडोज। कराची बहुत डेंजरस टीम लग रही है टूर्नामेंट में। चेज बहुत आला कर रही है। डेविड वार्नर ठीक ठाक कन्वेंशनल। अच्छा, ये चीज मुझे होती है कि कराची और लाहौर की जब बात आती है ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही मैच मुझे लगता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का राइवलरी फील होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है, इसकी एक हिस्ट्री है रिवलरी की। जी तो वो तो डेफिनेटली है नॉर्थ एंड साउथ। अच्छा, इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स, वो मैच वाज अ वेरी पुअर स्टेटमेंट मेड फॉर पीएसएल। पैथेटिक डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट, क्लब क्रिकेट से भी घटिया क्रिकेट खेली गई उस मैच में। और इस्लामाबाद यूनाइटेड या तो वल्गर ऑप्टिमिज्म का शिकार है, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। 6 चेंजेस चले उस दिन, तो 2-3 कंपेलिंग थी कि इंजरी की वजह से शादाब नहीं था वो। एंड देन जो लास्ट ओवर आपने दिया है, पहले तो आपने लास्ट ओवर शहजाद को दिया कैसे, पहला ओवर मैच का कर रहा है, उसके बाद उसने तो अच्छा खासा कर लिया। यू ड्रॉप 3 कैचेस इन 1 ओवर एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आप कम्पीट करेंगे। और फिर जिस किस्म के वो कैचेस ड्रॉप हुए, हसन नवाज माजरत के साथ उसने 61 तो किया, मैन ऑफ द मैच भी हुआ। अभी मैंने जिसने तारीफ की है इरफान की, शायद हसन की मैं उतना ना करूं। मैं ये समझता हूँ कि इस पीएसएल में फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत नीचे थी, लेकिन कुछ यंगस्टर्स बहुत इंप्रेसिव नज़र आए। जैसे एक मुल्तान का लड़का यासिर, उस पर अगर काम किया जाए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई जाए, वो सॉलिड हो सकता है। T20s में ये नहीं बन सकता है क्योंकि कॉन्फिडेंट बहुत है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक लड़का मास सदाकत जो फर्स्ट क्लास से आया, जिसने रन्स किए उस दिन मैच में कोयटा वाले, ब्रिलियंट। डॉक्टर साहब, इस तरह की लीग्स जब होती हैं तो किसी भी प्लेयर की कोई गलती क्या कंसील हो जाती है? वो गलतियां जब हम इंटरनेशनल मैचेस में देखते हैं वो सब नजर आ रही होती हैं, डिस्कस भी हो रही होती है। बहुत अच्छा सवाल किया है, ऑनेस्टली बहुत कम लोग इस डेप्थ में जाते हैं। एक तो मैंने पहले आपको यंगस्टर्स की बात कर रहा था, तो उसको मैं जल्दी से रैप अप करूं। एक कराची ने खिलाया लड़का, फास्ट बॉलर 150 के करीब है, फवाद खान, वो नॉर्थ का, ये KPK का है, फैंटास्टिक टैलेंट, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। अली रजा इज़ अप देयर फॉर द ग्रैब्स, लेकिन उसे शायद ये सिलेक्ट कर लेंगे, बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं करना चाहिए, उसको एक और रन देना चाहिए। इसी तरह मास सदाकत लुक्स टू बी अ फैंटास्टिक प्लेयर फॉर द फ्यूचर। तो ये कुछ लड़के नज़र आए हैं जो PSL से, अब आपने जिनको नजर आने चाहिए उनको भी नजर आ गए। अब आप PS नहीं, उनको संभालना चाहिए इनको। अब आपने PSL की बात की, एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत डिफरेंस होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट जो डेवलप टीम्स हैं वो प्रोसेस ड्रिवन होती हैं, पिचेस फ़र्क होती हैं, बाउंस, स्पीड, पेस। हमारे यहाँ PSL जो है वो ऊपर से नीचे आई है, तो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो है वो नहीं है जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको 100% एक्यूरेसी अगर मिल रही है, यहाँ पे आपको 75% एक्यूरेसी मिल रही है। अच्छा, फिर T20 क्रिकेट में स्लॉट बॉलिंग हो जाती है, आसान होता है मारना, धाड़ना, रन्स करना, शॉर्ट बाउंड्रीज, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो वर्कआउट हो जाते हो। तो ये जो मैंने अभी नाम लिया ना, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि यार सिर्फ PSL से ना सिलेक्ट करो इंटरनेशनल क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने दो, सीजन होने दो, जिसको कहते हैं ना खोचलपन आ जाए, सिचुएशनल एडजस्टमेंट्स आ जाए। एग्जैक्टली, वो लड़के स्मार्टनेस आ जाए, जब वो लड़के ऊपर आते हैं ना, देन दे नो। अब जैसे अब्दुल्ला शफीक जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बगैर आया था, लेकिन उसमें एक नेचुरली टेक्निक बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भी देख लो उन्होंने पकड़ लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में, स्ट्रगल किया उसने, अब वो वापस आ रहा है, वो बहुत अच्छा टैलेंट है। सो ये चीज़ आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। इसी तरह बॉलर्स के साथ होता है कि जहाँ पे आप शॉर्ट ऑफ लेंथ या स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ, अब नसीम शाह जो है वो लगता बहुत अच्छा है क्योंकि बीट करा रहा है, बट आउट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि शोल्डर इंपिंजमेंट है, नेल्स डल गए हुए हैं, वो आगे नहीं कर पाता। तो दैट इज द रीज़न कि वहाँ से वो आउट नहीं कर पाता। अब हसन अली अगेन रेवलेशन है कि जिस तरह वो वापस आया, उसकी एनर्जी, उसकी लेंथ, उसका कल उसको मार पड़ी है, बहुत मार पड़ी है, और उसने कल एक्सपेरिमेंट भी किया है, स्लो बॉल बनते नहीं थे वहाँ पे, बट अमेजिंग उसकी, वो तो सीधा पाकिस्तान टीम में आना चाहिए जितना वो पोटेंशियल के साथ। राइट। अच्छा, आज जो मैच होने जा रहा है उसकी जरा बात करते हैं, पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान। पेशावर के लिए तो डू और डाई, they have to win all 3। अब साइम अयूब, बाबर आजम, और मुझे बाबर तो चलो फिर 1-2-50 कर दिए, स्ट्रगल कर रहा है पिछले 1.5-2 साल से, लेकिन साइम पे मुझे हैरत है यार, बिल्कुल ही फारिग हुआ हुआ, सो ही नीड्स टू पुल अप। वो फॉर्म में वापस नहीं आ पा रहे। देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं, एक तो एकदम वो गया है, एक फिनोमिनल मॉड्यूल में आया, वो स्टार बना, सुपरस्टार, फिर उसकी इंजरी हो गई, उस इंजरी में भी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, क्योंकि उसको बाहर भेजा because he is a fantastic talent। चैंपियंस ट्रॉफी में डिस्कस ही वो होते रहे, because he is a fantastic talent, he is an executor। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि it's not only the loss of form या equate कर रहा, it is also distraction into other
realms, other things. This is तो वो dangerous. this is dangerous. यहाँ पे फिर आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए कि उसको वापस खींचो कि यार क्रिकेट इज योर प्रीमियर फोकस एंड योर थिंग, क्योंकि वो क्रिकेट ही की वजह से उसको सब कुछ मिल रहा और मिलेगा। अच्छा, इन सब में सबसे ज्यादा मुझे जो आइडियल लगते हैं ना सिचुएशन में, विराट कोहली। ओह, क्लास। और हमें नजर आता है कि वो कहते हैं कि भाई शाहरुख खान का एक कोट है कि आप लेजेंड कैसे बनते हैं, आप स्टार बन गए, स्टार बनने के बाद जो मेहनत करता है वो लेजेंड बन जाता है। विराट जो है ना वो इंडिया को छोड़ दें इस वक्त। इंडिया को छोड़ दें। विराट इज नॉट फ्रॉम इंडिया, विराट इज एन आइकॉन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। फिटनेस, मेंटल एटीट्यूड, पैशन, एंड्योरेंस, रेजिलियंस, स्किल सेट, एग्जीक्यूशन एंड फोकस, ये सारी चीज़ों के बाद उसमें वो नहीं होता स्टूडेंट जिसको सब कुछ आता है, उसके बावजूद वो पढ़ाई करता है, तो ये अचीव करने के बाद भी सैचुरेट नहीं होता और अचीव करता है। और मुझे एक चीज़ बड़ी क्लियर लगती है, ये वो बंदा है जो कि ना जिसका पास भी बड़ा क्लियर है, दूसरी तरफ भी नहीं गया ग्रे एरियाज में या कोई करप्शन या वो। और मुझे लगता है कि जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है वो इसीलिए IPL नहीं जीती, क्योंकि ये कोई बहुत ही ऑनेस्ट इंटेंशंस का आदमी है। इस बार क्लैरिटी फील होती है, उनकी पर्सनालिटी के अंदर क्लैरिटी फील होती है। किसी ने रोल मॉडल नॉट ओनली इन क्रिकेट, किसी ने लाइफ में रोल मॉडल लेना है, तो इस तरह के रोल मॉडल्स लें आप। डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन द एंड हम थोड़ी सी जरा ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी बात कर लेते हैं। सुनील गावस्कर का मैं बयान पढ़ी थी सितंबर में, वो पाकिस्तान की शमूलियत के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान ना देखें। एक चीज़ तो ये है कि सुनील गावस्कर, सनी भाई से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता। He is in a different pedestal, at a different pedestal. उनको शोभा नहीं देती ये बात। एक आइकॉन है और उनकी पर्सनालिटी भी नहीं, पता नहीं क्यों किया है, शायद वो कोई गवर्नमेंट के प्रेशर या इम्पैक्ट्स हैं। अच्छा, सेकेंडली ये एक अजीब सा फजूल सी हवा में बात है, एक अजीब सा नैरेटिव है। आपने पहले तो इसी जो सिटिंग इंडियन गवर्नमेंट है, जिस किस्म का भी पॉलिटिकल भी इन्होंने वो जो ऑफ द कफ उठ के कर देते हैं, और क्योंकि उनका फॉल्स और झूठा नैरेटिव भी सेल होता है इंडियन मीडिया में, और लोग जो है जिस तरह CNN जो है वो लाइफ डिफाइन करता है अमेरिकन की, इस तरह इंडियन मीडिया जो भी झूठ बोल देता है, पीपल स्टार्ट फॉलोइंग इट और एक नैरेटिव है। अनफॉर्चुनेटली उनको ये एक तो रियलाइज़ करना चाहिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल अभी अपने ICC में साइन किया है बॉन्ड, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने एशिया कप के अलावा भी क्रिकेट खेलनी है, ताकि फाइनेंशियल जो लॉसेस हैं उनको पूरा किया जाए। ये अभी आपने डील किया। दूसरा, इस वक्त चेयरमैन कौन है एशियन क्रिकेट काउंसिल का? मोहसिन नकवी है। तो डू यू थिंक मोहसिन नकवी जो बंदा लड़के आपको चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा वही वो कर सकते थे जो उन्होंने कर दिया था उस फ्रंट में, नॉट ऑन द क्रिकेटिंग फ्रंट, उस फ्रंट पे ही हैज डन। उनको क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए इस चीज़ का, बिल्कुल देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, वो कंसीड कर देंगे? बट एट द एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए, BCCI जितना मर्जी हैगमोनिक प्रेजेंस हो, जितनी बड़ी कैश का हुआ है, ICC उस पर डिपेंडेंट हो, बाकी बोर्ड IPL पे और उन पे इंटरडिपेंडेंट हो, लेकिन यू कैन नॉट माइनस पाकिस्तान फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिगार्डलेस कि हमने अपने आप को कितना सेल्फ इन्फ्लिक्ट और डैमेज किया है। बट पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है एशिया में, ये आपकी क्रिकेटिंग पॉपुलेशन बनाता है, क्रिकेटिंग नंबर्स बनाता है, ब्रॉडकास्टर्स का ड्रीम है इंडिया पाकिस्तान। तो आई डोंट थिंक सो ये हवा में बात है। ऐसा अगर हुआ पाकिस्तान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड एशियन क्रिकेट काउंसिल विल स्टैंड एक्सपोज्ड। लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमेशा बहुत ही मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं आपके साथ बात करना। डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद थे, PSL पे बात की, उसके साथ थोड़ी सी इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन पे भी बात कर लिया। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। और अब एक मरतबा फिर बात करते हैं पाक भारत सूरत हाल की। पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है कामयाब सिफारतकारी, जिसकी वजह से भारत को दुनिया भर में पसपाई हो रही है। चीन की बात कर लें, तुर्की की बात कर लें, उसके बाद अब मलेशिया भी जो है वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत में सामने आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का आपस में रब्ता हुआ है, और वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की जो भारत की मज़मूम कोशिशें थी उनको मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद गैर जानिबदाराना तहकीकात का जो उनका मुतालबा है या जो कहा गया है या पेशकश की गई है पाकिस्तान की जानिब से, उसको एक मरतबा फिर से दोहरा दिया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया है, जबकि रशिया ने भी भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता हुआ है। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया गया और इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच गए। ईरान राइट नाउ कोशिश कर रहा है कि मीडिएशन करवाई जाए और किसी तरीके से हल निकाला जाए पाकिस्तान और भारत का इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरू साहब मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस बारे में बात करते हैं कि किस तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान सिफारतकारी कर रहा है, कामयाब सिफारतकारी कर रहा है, और कैसे जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनका दौरा पाकिस्तान में है और अभी तक क्या क्या उनकी रूटीन रही है, किन किन से उन्होंने मुलाकात किया या क्या उनका स्केड्यूल रहेगा। बहुत शुक्रिया जावेद साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी करवाई जा सके, इस कॉन्फ्लिक्ट का हल निकाला जा सके। ज़रा बताइएगा इसके बारे में अभी तक क्या अपडेट्स आई हैं। जी देखिए, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो रात को जो है वो यहाँ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और अगर हम उनके शेड्यूल के बारे में बात करें तो उनके शेड्यूल में आज जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत जो है वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बाकी दीगर जो हुकूमती ओहदेदार हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें तय हैं। और उनका जो ये पाकिस्तान आना है वो पाकिस्तान आना वो सिर्फ इस वजह से है कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद जो ख़ास तौर पर एक नैरेटिव बिल्ड किया है, वो नैरेटिव उसने ना सिर्फ इलाकाई सूरत हाल को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन में धकेल दिया है, बल्कि आलमी सतह पर भी उसने अपने इस नैरेटिव की वजह से पूरी दुनिया को ऐसी सिचुएशन की तरफ धकेल दिया है कि अब सारे ममालिक के जो हैं वो वज़राए आज़म हो, वहाँ के सदूर हों, वहाँ के वज़राए ख़ारजा हों, तो वो इस चीज़ पर सोचने में मजबूर हो गए कि आखिर ये सिचुएशन क्या है क्या। तो इस सूरत हाल में ईरान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान की हुकूमत की तरफ से सालिसी की बात की गई, तो वो सालिसी को सामने रखते हुए गुज़िश्ता रात जो है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँचे। आज मुलाकातें हैं और उसके बाद वो इंडिया जाएंगे। तो जाहिर है इस सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए दुनिया में जो एक कमेटी ऑफ नेशंस होती है उनकी तरफ से कोशिशें शुरू की जाती हैं और ख़ास तौर पर इस वाक़े के फौरी बाद जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब हैं उनकी तरफ से जिस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता करके जो है उनको ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान में आमद, उसके बाद अब वो भारत भी जाएंगे, कोशिश करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की, इसमें मीडिएशन करवाने की, इसकी सिग्निफिकेंस कितनी और पाकिस्तान क्या समझता है, कितना मुअस्सर हो सकता है उनका ये दौरा या उनकी ये कोशिशें। जी देखिए, ईरान की जो ये कोशिशें हैं नो डाउट वो अप्रिशिएटेबल है, उनकी अब बंदा तारीफ़ करे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस खित्ते के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और ईरान जो है आपस में एक स्टेक होल्डर्स हैं और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान भी है। तो इस सारी सूरत हाल को देखकर तमाम ममालिक को ये अब अंदाज़ा हो गया है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है, ख़राब से ख़राब होती जा रही है। इसको बेहतर करने के लिए ज़ाहिर है किसी मुल्क ने तो सालिसी की पेशकश करनी थी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊँ कि जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ये एक काम किया था, ख़ास तौर पर पाकिस्तान दुनिया भर के 20 से ज़ायद ममालिक जिसमें अमेरिका, बरतानिया, रशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया समेत बाकी स्पेन समेत ममालिक के वज़राए ख़ारजा को फ़ोन करके टेलीफोनिक रब्ता करके उनको सिचुएशन समझाई कि जो इंडिया का फ़ॉल्स नैरेटिव है पहलगाम वाक़े के हवाले से वो टोटली फ़ॉल्स है, गलत है, उस पर पाकिस्तान का कोई नहीं किरदार। अलबत्ता एक बात बहुत अच्छी है जो सारी दुनिया ने पाकिस्तान की इस बात को अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान ने ये खुद कहा है कि ये इस सारे वाक़े की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए ताकि इस वाक़े के मुहर्रिकात पता चल सके। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर जो इंडिया में मौजूद शहरी है वो भी हुकूमती पॉलिसी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं जानिब से, और जो सेन वर्ल्ड है या सेन माइंड्स हैं दुनिया भर में, उनको ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान एक रीजनेबल बात कर रहा है कि भाई आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवा लीजिए। अच्छा, ये भी खबर आई थी जावेद साहब कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अंदर भी जाकर पाकिस्तान अब बात करने वाला है, इस मामले को लेकर जाएगा। इससे पहले OIC के अंदर भी लेकर गया था और OIC की जानिब से भी अब ये कहा गया है कि भाई इन मामला को ठंडे दिमाग के साथ हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आराम से हल करना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान ये जो इंटरनेशनल इदारों के पास जा रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के साथ तो बात कर ही रहा है, लेकिन इंटरनेशनल इदारों में जाकर जो अपना मौक़िफ़ रख रहा है उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? देखिए, इस किस्म की सिचुएशन में आप जितनी भी कोशिशें करें तो उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है। अब यहाँ पे जो झूठा
फॉल्स प्रोपेगेंडा मोदी हुकूमत की जानिब से उनके मीडिया की तरफ से शुरू किया गया, एक नैरेटिव बनाया गया, उसमें उन्होंने हर हद्दुल इम्कान ये कोशिश की कि पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन पाकिस्तान की इस पेशकश के बाद कि इस वाक़े की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, इसमें आलमी सतह पर जो भी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं वो शामिल करके इसकी तहकीकात की जाए, ताकि पता लग सके कि आखिर ये मुहर्रिकात हैं क्या, और हुकूमत जो मोदी हुकूमत है वो उसकी अपनी जो सो कॉल्ड उसकी मीडिया है उसकी जानिब से जिस तरह फौरी तौर पर आधे से पौने घंटे के अंदर वाक़े के बाद उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए थे, इस चीज़ की भी तहकीकात होनी चाहिए। तो हर एक राब्ते की, हर एक फोरम की अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है, और पाकिस्तान इस वक्त जो है UN की सलामती काउंसिल का इस वक्त मेंबर भी है, तो अपनी मेंबरशिप का पाकिस्तान को चाहिए, और पाकिस्तान ये कोशिश भी कर रहा है कि वहाँ अपनी पोजीशन का मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाया जाए और दुनिया को बताया जाए कि मोदी हुकूमत जो है वो किस तरह से अपने ज़ाती सियासी मफादात हासिल करने के लिए इस किस्म के वाक़यात करवाती है, और वहाँ पर फिर अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए इल्ज़ामात जो हैं वो बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी सोच समझ के सिर्फ पाकिस्तान पर लगा दिए जाते हैं। ये पहलगाम का पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी वाक़यात हैं जिसमें मोदी हुकूमत के मीडिया ने फौरी तौर पर और उसकी हुकूमत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए थे, जो बाद में झूठे साबित हुए। वाक़या मुख्तलिफ इसलिए भी है क्योंकि अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जो भारत के ऊपर दहशतगर्दी की बात कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी करवाता है। हमारे पास तो सबूत भी हैं, बाकायदा जिंदा जागते हुए सबूत मौजूद हैं। अब तो अमेरिका भी ये बात कर रहा है, और उसके साथ साथ उससे पहले कनाडा की जानिब से भी हमने देखा था कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि भारत किस तरह से उनके मुल्क के अंदर आके उनकी सॉवरेनिटी जो है ना उसके ऊपर उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। बहुत शुक्रिया जावेद सोमरू साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान मुअस्सर सिफारतकारी जो है वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक की जानिब जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने जा रहा है, जिसका सबको इंतजार था। मार्केट समेत अवामी सतह पर बेचैनी से इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि इंतजार किया जा रहा है इसका। महंगाई के दबाव में कमी, करेंसी की कदर में इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं इसमें बेहतरी के बाद माहिरीन का ये मानना है कि शरह सूद में कमी का कवी इम्कान मौजूद है। लेकिन इसके अंदर और भी कई फैक्टर्स मौजूद है। क्या मौजूदा जियो पोलिटिकल सिचुएशन, स्पेशली भारत के साथ जो हमारी इस वक्त टेंशंस चल रही हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बारे में कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि इसको यहीं पर अभी स्टेबलाइज रखना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि अगर इसको ज़्यादा देर तक यहीं पर रखा गया तो जो हमारी ग्रोथ है वो चोक हो सकती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, या फिर अगर राइट नाउ कम किया जाता है तो मार्केट के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है या नहीं है। हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए मारूफ माहिर मईशत हैं फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। इस सेगमेंट का हिस्सा होते हैं रोज़। थैंक यू सो मच फरहान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी। आई लाइक योर टाइम माशाल्लाह, आज तो मैचिंग हो गई है हमारी। अच्छा, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, इंटरेस्ट रेट जो है वो तय करना है स्टेट बैंक ने फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। व्हाट डू यू थिंक, मार्केट के अंदर गुंजाइश मौजूद है राइट नाउ? ये एक मुश्किल सवाल है, और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मैं क़यास आराई इसलिए नहीं करता मतलब नंबर्स देने की, क्योंकि लोग फिर उसे देख के और उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो ये गैर जिम्मेदारी की बात है। लेकिन पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे अब भी जो बचत का तनासुब है बैंकारी में, जो बैंक्स में जो बचत है वो कई और ममालिक के मुकाबले में ख़ासी कम है, बल्कि बहुत कम है। और साल साल से ये एक मुद्दा बयान होता आ रहा है कि ऐसा क्यों है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर एक हद से आप कम कर देंगे तो फिर आप जो लोग डिपॉजिटर्स हैं आपके उनके लिए भी आप इंसेंटिव मज़ीद कम कर रहे हैं। एक तो ये नुक्ता है। दूसरा ये है कि हम ये सुनते हैं कि जी महंगाई की शरह बहुत कम हो गई, हुकूमत बार बार इसका वो ऐलान करती है, और वो जवाब ये बयान करते हैं कि इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स को मज़ीद कम होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में मजमूई तौर पे जो हालात हैं हमें सबको पता है कि फ़ैसला बिल आखिर IMF के पास होता है, और ये जो बचत का मामला है इस पे IMF और बैरूनी इदारे अरसा दराज से ये एक मामले पे वो कहते आए हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह से एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये मुमकिन है कि जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था, हो सकता है कि उसी सिमत में स्टेट बैंक आज भी चले कि इसमें कोई रद्द बदल ना हो। फिर जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा
जो ख़त्ते की सूरत हाल है उसकी वजह से एक बेयकीनी की फ़िलहाल तो कैफियत है। अगर कोई तब्दीली हुई तो हो सकता है कि छोटी मोटी तब्दीली हो, लेकिन जो कारोबारी तबके हैं, एक आध जगह तो मैंने ये देखा कि जी वो डिमांड हो रही है कि 3% या 5% एक ही गो में कम कर दें ताकि कारोबारों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है वैसे गवर्नमेंट बात, क्योंकि IMF की आपने खुद बात कर दिया एंड देन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, माहिरीन तो कह रहे हैं स्टेटस को रहना चाहिए। देखिए 3 या 5% का मुतालबा तो हो सकता है, क्योंकि बिजनेसेस चाहती हैं कि उनके लिए जो भी वो कर्जे लेते हैं बैंक से अपने लिए वर्किंग कैपिटल, अपने कारोबार को चलाने के लिए, उसमें शरह सूद मज़ीद कम हो। इंडस्ट्री कुछ सेक्टर्स हैं, ख़ासतौर पे ऑटोमोबाइल वाले, वो उनका ये ख्याल है कि अगर शरह सूद मज़ीद कम हो गई तो गाड़ियों की लीजिंग बढ़ जाएगी। ये भी सारे के सारे नुक्ते हैं, लेकिन जो माशी हालात हैं और जो मजमूई हालात हैं उनमें मुझे ऐसी कोई बहुत बड़ी तब्दीली होते हुए नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल में ये बड़ी मुश्किल होगी, अगर हो गई खुदा बेहतर जानता है तो कम से कम मुझे बहुत हैरत होगी। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा ज़रा पास्ट में चले जाएं तो एक चार्ट भी शेयर किया था आई बिलीव आपने, उसके बारे में ज़रा मुझे बताइएगा कि कब कब कम हुई और उसके असरात जो हैं फिर पाकिस्तानी मईशत के ऊपर वो किस तरह से रहे थे। इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर रही हूं। देखिए 2024 में उरूज पे थे, 20% से ज़्यादा थे, गालिबन 22% थे जी। अच्छा, वहाँ से कम होते होते अब जो मौजूदा जो सतह है वो 12% की है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। इसकी वजह से कुछ बेहतरी भी कारोबार में हुई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो मामला है वो भी अभी पूरी तरह मुश्किल से नहीं निकला। हम आज अपनी करंट अकाउंट सरप्लस पे बहुत नाज करते हैं, लेकिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन पाकिस्तानियों के जो तारकीन वतन हैं, जो कि मशरिक़ वस्ता और जगहों पे हैं, वहाँ से पैसे भिजवाते हैं, मुल्क की गाड़ी चलती है। वरना हमारा तिजारती खसारा जो है वो अब भी बहुत बड़ा है, और इसके लिए हमें अपनी इम्पोर्ट्स ख़ास तौर पे उन्हें फ़ौरन बेहतर तौर पे संभालने के लिए हमें अपनी ज़रूरी मईशत को बेहतर करना है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में खाने पीने की अशिया बाहर से आए, ये तो बात कोई समझ में आने वाली नहीं है, इसमें कोई मंतक की बात नहीं। और दूसरी ये है कि हमें वो सेक्टर्स देखने जहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स को, अपनी बरामदात को बढ़ा सकें। अब वो कैसे होगा? और ममालिक हैं, मसलन वियतनाम का आज दुनिया में बड़ा नाम है और वो एक बदतरीन जंग से गुजरे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आगे अपनी मईशत बनाई और कहाँ से कहाँ ले। हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं दुनिया भर से। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, SMEs जो हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है राइट नाउ इंटरेस्ट रेट का नीचे आना, या कितना फ़ायदा होगा उनको अगर नीचे आता है तो? जिन लोगों को भी या जिन तबकात को भी बोरो करने की ज़रूरत है, कर्ज लेने की ज़रूरत है, वो तो जाहिर है इंटरेस्ट रेट्स कम होने पे वो तो खुश होंगे, बिल्कुल। लेकिन क्या ये हमारे जो IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी पूरा उतरेगी बात? और दूसरा ये कि यहाँ पे बचत का तनासुब पहले ही कम है, यानी उस दर्जे से खासा कम है जो कि रेकमेंड किया जाता है। तो फिर क्या आप उसे यानी बचत का जो मसला है वो आप उसे मज़ीद ख़राब करने की तरफ धकेलेंगे? ये तो कोई बात समझदारी की नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है। आज मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी दोपहर बाद। ठीक है, इन द एंड आई नो आप प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, फोकास्ट नहीं करते हैं, लेकिन मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए क्या फ्लेक्सिबिलिटी या कोई गुंजाइश निकलती है कि इसमें कमी की जा सके? देखिए, हुकूमत की तरफ से यहाँ पे इस्लामाबाद में, हालांकि उन्हें, मैं समझता हूँ कि उन्हें इस तरह प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बहरहाल वो बात करते हैं महंगाई की शरह की कमी की, और इसे वो दलील बनाते हैं इंटरेस्ट रेट्स को कम करवाने की, क्योंकि वो एक सोच है कि इंटरेस्ट रेट्स को तकरीबन आपकी महंगाई की सतह के नज़दीक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें भी एक और अंसर है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा बुरा होता है, ज़्यादा ख़तरनाक। हम जब सुनते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े बड़े ऐलानात आते हैं कि जनाब इन्फ्लेशन जो है वो तो कम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हम ये नहीं सुनते कि जो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी इन्फ्लेशन हो चुकी है
उससे हमारे मुल्क में जो आम ख़ासतौर पे मिडिल क्लास और लो इनकम पाकिस्तानियों को जो नुकसान हुआ, क्योंकि इससे पहले 2 साल तक मजबूरी तौर पर मिला के 50 से 60% इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ। ऐसा ही है। अब जो ये कमी आई है, ये आगे फ़रोग में कमी आई है, जो बढ़ने के तनासुब में कमी आई है, महंगाई कम नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे व्यूअर्स के लिए जानना ज़रूरी है कि 2022 में अगर इन्फ्लेशन मसलन एक सतह पे थी और आज उसके ऊपर 60 से 65% बढ़ी है, तो वो मेरे कम से कम मेरी राय में एक बहुत अहम एक अंसर है, उसे हम नज़रअंदाज ना करें तो बेहतर है। जो हम ये सुनते हैं कि जी ये 2% से भी कम हो गई और इतना हो गया, ये तो वक्ती तौर पे एक बात। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी हमारा ये सेगमेंट ज़रूर पसंद आया होगा। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।